Hello, dear students. We are going to learn a new topic. Our topic of discussion is centriole or centrosome and functions of centriole and where it is found. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। ये क्या होती हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल के फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं और सेंट्रियोल मिलता कहाँ पे है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्योंकि जनरली बच्चे इस टॉपिक से घबरा जाते हैं इसके डायग्राम को देख करके। मैं आपको बहुत ईजी वे में इस डायग्राम को समझाने वाला हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। My name is Deepak Latter. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic of discussion is centrioles, एक ऐसा ऑर्गेनल जो कि साइटोप्लाज्म में मिलता है और साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। इसी का नाम सेंट्रोजोम भी है। सेंट्रोजोम क्या होता है यही हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। से प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये कॉमनली कहाँ मिलता है बेटा, एनिमल सेल। यूक्रोटिक सेल में ही मिलती है साइटोस्केलेटन, ये भी यूक्रोटिक सेल में ही, लेकिन केवल किस में मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर मिलता है। क्योंकि बेटा ये एब्सेंट होता है इन हायर प्लांट्स, क्योंकि हम यहाँ पे यूक्रोटिक सेल दो टाइप की मेनली पढ़ते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल। तो ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, केवल कहाँ पे मिलता है बेटा, ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म्स के सेल्स के अंदर आपको सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड, फाउंड इन फंजाई, कहाँ पे मिलता है बेटा, फंजाई के अंदर भी देखा गया है, फंजाई के अंदर भी सेंट्रियोल काम करता हुआ पाया गया है। इसके अलावा लोअर प्लांट्स में भी जो है यहाँ पर देखा गया है सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है। तो जैसे कि लोअर प्लांट के एग्जांपल एल्गी हो गए बेटा, एल्गी भी लोअर प्लांट्स होते हैं और ब्रायोफाइट्स जो हैं ये भी लोअर प्लांट्स में ही आते हैं। तो एल्गी ब्रायोफाइट्स के सेल्स के अंदर सेंट्रियोल को फंक्शन करते देखा गया, लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर ये ज़्यादा फंक्शन नहीं करता है, इसलिए सेंट्रियोल एब्सेंट होता है बेटा हायर प्लांट्स में। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखाया हुआ है कि इक्रोटिक सेल, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में दो सेंट्रियोल्स कैसे प्रेजेंट होंगे। तो ये इसका आउटलाइन है, कॉमनली आप देख सकते हैं इस तरह का आउटलाइन होगा, तो इसका डायग्राम या पिक्चर ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम जो है यहाँ पर भी दिखा रखा है, ये सेम डायग्राम को मैंने यहाँ पे ऐसे बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे दो सेंट्रियोल दिखाए हुए हैं बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये सेंट्रियोल्स आप देख सकते हो 2 इन नंबर है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे इसको समझते हैं बेसिक डायग्राम को। एक यहाँ पे सेंट्रियोल का डायरेक्शन ऐसा है और एक का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये दो डायरेक्शन में दिखाए हुए हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको ऐसी डायरेक्शन क्यों होती है ये समझाने के लिए बहुत सबसे आसान तरीका है। जैसे ग्लोब में देखो, आपको ग्लोब के अंदर दो तरह की रेखाएँ होती हैं, लाइन्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूड्स और एक लैटिट्यूड्स, और ये पूरे ग्लोब को कवर कर लेती हैं चारों तरफ से। वैसे ही सेल के अंदर भी क्या होता है, जब एनिमल सेल डिवाइड करती है तो उसके अंदर के जितने कंपोनेंट हैं वो वेसिकल की फॉर्म में पैक हो जाते हैं। तो अब सेल का शेप जो है डिस्टॉर्ट हो सकता है, कोलैप्स हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए क्या होता है बेटा, इस सेंट्रियोल के द्वारा बनाए गए फाइबर सारे इस डायरेक्शन में फैल जाएंगे और जो इसके द्वारा बनाए जाएंगे वो इस डायरेक्शन में। तो एक तरीके से लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो ग्लोब के ऊपर प्रेजेंट है, वैसे ही स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर्स फैल जाएंगे। ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ग्लोब में आपने देखा भी होगा कि इस तरह की लाइनें हैं, ये वाली है और इस तरह की लाइनें आपको दिखती हैं। तो इस तरह से ये पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगे, जिसकी वजह से सेल का शेप मेंटेन रहेगा। जब तक सेल वापस से डिवीजन कंप्लीट करके नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगी, तब तक ये स्पिंडल फाइबर बना करके फैला देते हैं। तो एक नेटवर्क बना देते हैं स्पिंडल फाइबर्स का और शेप को मेंटेन करवाने में रोल प्ले करता है सेंट्रियोल, यही इसका काम होता है। देखो दो सेंट्रियोल हैं बेटा, यहाँ पे 2 इन नंबर है तो इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोजोम। 2 इन नंबर है, डिप्लोजोम बोलते हैं। इसलिए 2 सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के। हमेशा कैसी डायरेक्शन में होंगे बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो डिप्लोजोम किसे बोलते हैं बेटा, 2 सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसके आसपास बहुत सारा लिक्विड जो है मटेरियल, यहाँ पे सब्सटेंस जो है यहाँ पे इसके आसपास ऑक्यूपाई रहता है, क्योंकि ये जब बन रहा होता है और इसके बाद काम करना शुरू करेगा तो बहुत सारा मटेरियल अपने पास डिपॉजिट रखेगा। तो इसलिए इसके आसपास के स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर। तो इसके आसपास जो मटेरियल इसका पड़ा हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है ना, उसके आसपास मटेरियल पड़ा रहता है उसी के आसपास, तो वैसे ही यहाँ
पे मान लो कंस्ट्रक्शन के लिए इसके मटेरियल पड़ा हुआ है और इस मटेरियल के आसपास होने से इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर। ये दोनों अगर मिला देंगे ना बेटा, डिप्लोजोम और सेंट्रोस्फीयर, तो क्या कहलाएगा ये, सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम क्या होता है, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, डिप्लोजोम भी हो जाएगा, सेंट्रोस्फीयर भी। तो क्या बन जाएगा बेटा, सेंट्रोजोम। क्या बन जाएगा, सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम बन जाएगा, ठीक है, सेंट्रोजोम। तो डिप्लोजोम और सेंट्रोस्फीयर दोनों को मिला दें, क्या बन जाएगा, सेंट्रोजोम। नाउ यहाँ पे सेंट्रियोस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं तो डिप्लोजोम बोलते हैं, और इसके आसपास के स्पेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर। और इन दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा बेटा, सेंट्रोजोम। अब हम एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि बेटा इसका अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का कैसा होता है, 9+0। ये 9+0 क्या है, ये हम स्ट्रक्चर में समझने वाले हैं। यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम दिया हुआ है बेटा इसका 9+0 अरेंजमेंट वाला, कुछ इस तरह का अपीयरेंस दिखाई देता है। ये क्लियरली मैंने जो है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट दिखाया हुआ है, ये सारा अलग से डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो इस डायग्राम से हम समझते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ। तो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल का, एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें अरेंजमेंट कैसा है बेटा, 9+0 अरेंजमेंट होता है। पहला क्वेश्चन ये याद कर लो कि सेंट्रियोल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट क्या होता है, 9+0 का अरेंजमेंट। कैसे है बेटा, देखो इस यहाँ पे आ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का कंप्लीट। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में समझते हैं आपको, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एक तो देखो यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेनलेस होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि ऐसा ऑर्गेनल, तो क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि कौन सा ऑर्गेनल जो है मेम्ब्रेनलेस होता है। तो आपको पता है एक तो राइबोसोम होता है, इसके अलावा सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेनलेस होता है। तो यहाँ पे राइबोसोम अगर ऑप्शन ना मिले, सेंट्रियोल ऑप्शन हो ऐसे क्वेश्चन में, तो आंसर सेंट्रियोल बन जाएगा। तो ये क्या होता है, एक तो मेम्ब्रेनलेस होता है, ये इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, क्या मेम्ब्रेन नहीं बनाई है। अब देखो इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। देखो कहाँ पे हम आउटसाइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो पेरिफ्री में 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ए, बी और सी। जैसे कि एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसमें कितने फिलामेंट होते हैं ये हम सारा दिखाएंगे अभी आपको। तो ये पेरिफेरल ट्रिपलेट है। ये क्या है बेटा, पेरिफेरल ट्रिपलेट। पेरिफेरल ट्रिपलेट ऐसे कितने हैं बेटा, यहाँ पे ए बी सी वाले 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट हैं। कितने हैं बेटा, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट से बना होता है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। ये ए बी सी कैसे है बेटा, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था सर्कमफ्रेंस में 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर बनाते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब नेक्स्ट जो बी है बेटा, इसके अंदर टोटल 13 होंगे बेटा, जो कि शेयर करेगा, ये 2 या 3 शेयर करेगा ए के साथ या और सी के साथ, 2 से 3 शेयर कर सकता है। तो नेक्स्ट में देखो बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 शेयर कर रखा है इसमें ए के साथ। ऐसे ही सी के साथ शेयर करेगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 12 13 करें तो इसमें सी के साथ भी शेयर कर लिया, सी ने बी के साथ शेयर कर लिए। तो हमेशा क्या होगा, नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव बनेगा बेटा हमेशा वो शेयरिंग के साथ बनेगा और स्टेबल बन जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे पहले में 13 है ए के अंदर, बी में 11 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अगर 3 शेयर करेगा तो 10 हो जाएंगे, 2 शेयर करेगा तो 11 हो जाएंगे। ऐसे सी में होगा बेटा, सी जो है सी इसके साथ शेयर करेगा तो यहाँ पे सी के जो है यहाँ पे हो सकता है 11 हो जाए, या फिर 13 काउंट करोगे तो बी के कम हो जाएंगे। तो ये पेरिफेरल ट्रिपलेट का डायग्राम है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है और सेंट्रियोल के पेरिफेरी में देखने को मिलता है, जिसमें नंबर किया गया है, बाहर वाले को सी करते हैं, उसके अंदर को बी करते हैं, उसके अंदर को ए करते हैं। सेम डायग्राम हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पे आउटर साइड में जो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल है सी है, बी है और अंदर की तरफ ए है। तो सब में यहाँ पे सी, ए, बी और ए प्रेजेंट है। 9 है यहाँ पे। इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा, टोटल 360 होगा। ये एंगल टोटल कितना होगा 360, और ये 9 है तो डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा। इनके बीच का एंगल कितना होगा, अराउंड 40 डिग्री। कितना होगा बेटा 40 डिग्री। तो इनके बीच का जो है एक दूसरे के पेरिफेरल ट्रिपलेट के बीच का एंगल कितना होगा बेटा 40 डिग्री, क्योंकि आपको पता है टोटल कितना होता है 360 डिग्री, और 9 से डिवाइड कर देंगे तो अराउंड वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। ये यहाँ पे इनका एंगल रहता है। सी ए के साथ जुड़ा होता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा सी ए लिंकर। ये क्या होता है, प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं सी ए लिंकर। तो सी ए के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे बेटा 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट हैं और 9 सी ए लिंकर देखने को मिलेंगे। देखो एक यहाँ पे है, हर एक में आपको 9 सी ए लिंकर टोटल देखने को मिलेगा बेटा। टोटल कितना हो जाएगा 9 सी ए लिंकर आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पे बेटा सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, यहाँ सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, यहाँ सेंटर के अंदर जो है सेंट्रियोल के सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए बेटा इसका अरेंजमेंट कैसा है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट हैं और +0 मतलब सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसके लिए इसका अरेंजमेंट क्या बोला जाता है बेटा, 9 + 0 अरेंजमेंट। 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट जिसमें एक ट्रिपलेट में C, B और A आएगा, जिसमें C आउटर साइड में, B बीच में और A अंदर की तरफ होगा, और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है बेटा, तो 9 + 0 अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल्स का। यही आपको बताया था मैंने, 9 + 0 का अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब देखो Ca लिंकर भी 9 होंगे, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होंगे। इसके अलावा और क्या है बेटा, देखो यहाँ पे A से रेडियल स्पॉक्स राइज कर रही है, तो हर एक A से पेरिफेरल ट्रिपलेट के A माइक्रोट्यूब्यूल से यहाँ पे रेडियल स्पॉक्स राइज कर रही हैं और रेडियल स्पॉक्स सेंटर की तरफ जा रही हैं जहाँ पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो रेडियल स्पॉक्स का नंबर कितना होगा बेटा, 9। कितना होगा, 9। ये 9 रेडियल स्पॉक्स हैं, अगर मैं इसको सर्कल मान लूँ तो ये सारी उसकी रेडियस हो जाएंगी बेटा, और 9 रेडियल स्पॉक्स यहाँ पे A से राइज करती हैं, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट से राइज करती हैं। सेंटर में अगर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है तो बेटा इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब। किससे बना है, प्रोटीन से बना है। यही क्वेश्चन याद रखना है, सेंट्रल पार्ट जहाँ कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है और प्रोटीन से बना हुआ पार्ट सेंट्रियोल का क्या कहलाता है बेटा, सेंट्रल हब। क्या कहलाता है, सेंट्रल हब, जहाँ पे आकर के सारे रेडियल स्पॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक और यहाँ पे स्पॉक मिलता है जो कि Ca लिंकर को जो क्या करता है, Ca इस वाले को और इस रेडियल स्पॉक्स को आपस में जोड़ता है, तो ये वाला रेडियल स्पॉक्स जो यहाँ पे Ca लिंकर को रेडियल स्पॉक्स से जोड़ेगा तो ये वाई शेप बनाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे वाई शेप वाले भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं थिकनिंग्स या स्पॉक। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वाई थिकनिंग देखने को मिलती है बेटा। कितनी, 9 वाई थिकनिंग। अब देखो जब वाई थिकनिंग बनी बेटा यहाँ पे साथ में क्या हो गया, एक्स थिकनिंग भी बन गई। देखो ये एक्स शेप ऐसे बन गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वाई थिकनिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे बनी, तो वाई के साथ में एक्स भी देखने को मिला। तो रेडियल स्पॉक्स वाले रीजन में जो ए से राइज किए थे वहाँ पे 9x थिकनिंग बन जाती है बेटा, तो 9x थिकनिंग होती है, तो ऑलमोस्ट एक्स शेप में बन रहा है। तो एक्स और वाई नाम दिया गया है यहाँ पे। जो इसके नीचे बनेंगी ए के नीचे वो एक्स थिकनिंग है, और जो इनके बीच में बनेंगी दोनों के बीच में एक्स के बीच में वो कैसी है, जो Ca लिंकर से जुड़ी होगी, वाई थिकनिंग। तो 9x थिकनिंग है, तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी थिकनिंग जो है यहाँ पे Ca लिंकर और रेडियल स्पॉक्स से जुड़ी होती है, तो वाई थिकनिंग, और जो रेडियल स्पॉक्स से जुड़ी होती है डायरेक्टली तो कौन सी होती है बेटा, एक्स थिकनिंग। तो यहाँ पे 9x थिकनिंग होगी, 9 वाई थिकनिंग। शेप की वजह से नाम दिया गया। अब यहाँ पे आपको बातें पता लगी क्या बेटा, पेरिफेरल ट्रिपलेट 9 होते हैं। इसके अलावा आपको Ca लिंकर पता लगा है। इसके अलावा सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब, जो कि प्रोटीन से बना हुआ है। और आपको 9 रेडियल स्पॉक्स या एक्स थिकनिंग के बारे में पता लगा है और 9 वाई थिकनिंग के बारे में पता लगा है, जो कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए बनाई गई हैं, ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाए इसलिए सारी थिकनिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इसमें एक रीज़न और दिखाई दे रहा है बेटा, इन सब पेरिफेरल ट्रिपलेट के ऊपर एक रीज़न ये वाला दिखाई दे रहा है। ये रीज़न क्या है बेटा, इस रीज़न का नाम दिया गया है मैशूल। क्या बोलते हैं इसे, सभी के ऊपर होगा ये, ठीक है, 9 के 9 ऊपर होगा। तो मैशूल या पेरिफेरल यहाँ पे पार्ट जो है उसके अंदर बनता है, तो पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट इसको बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। जैसे हमारे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूमते रहते हैं बेटा, तो वैसे ही यहाँ पे इसका नाम देगा पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। तो इसके चारों तरफ ये मटेरियल रहता है। ये अमॉर्फस रीजन है, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, एक टाइप का मटेरियल नहीं है, मिक्स है कई सारे टाइप के मटेरियल का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अमॉर्फस रीजन बोलते हैं। इसका काम क्या है बेटा, अभी तक ज़्यादा पता नहीं है, सिर्फ इतना पता लगा कि नया सेंट्रियोल जो बनता है उसमें ये रोल प्ले करता है, तो उसका मटेरियल है शायद ये पड़ा हुआ है इसके आसपास, जिससे नया सेंट्रियोल ये बना सकता है असेंबल करके प्रोटीन्स को या मटेरियल को, तो ये नया सेंट्रियोल बनाने का काम कर सकता है। तो ये उसमें हेल्प करता है बेटा मैशूल और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल में रोल प्ले करेगा मैशूल और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, ये इसका काम हो सकता है अभी तक जितना साइंटिस्ट ने पता लगाया है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे अरेंजमेंट सेंट्रियोल का बेटा कैसा है, 9+0 अरेंजमेंट है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं इसमें, और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसलिए 9+0 का अरेंजमेंट है। इसका कार्ट व्हील के जैसा अपीयरेंस दिखाई दे रहा है बेटा, कार्ट व्हील। जैसे पहले के टाइम में क्या है ना, कार्ट व्हील होती थी, बड़े बड़े जो है कार्ट और उसके व्हील होते थे, तो उस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई देता है सेंट्रियोल का। तो किसका अरेंजमेंट कार्ट व्हील जैसा होता है, तो कंपेयर करने के लिए कॉमन लाइफ से
साइंटिस्ट ने इसका अपीयरेंस समझाने के लिए समझाया तो कार्ट व्हील के जैसा इसका अपीयरेंस बताया, तो कार्ट व्हील अपीयरेंस किसका होता है बेटा, सेंट्रियोल का होता है। और ये कैसा होता है बेटा, मेम्ब्रेनलेस, कैसा होता है ये, मेम्ब्रेनलेस। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं बेटा, सेंट्रियोल के। तो अगर कोई आपसे ये सारे फीचर्स बता दे और आपसे पूछे कि किसके बारे में बात हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि जिसका अरेंजमेंट 9+0 है, जिसका अपीयरेंस कार्ट व्हील अपीयरेंस है और जिसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेनलेस है, तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, सेंट्रियोल के। या फिर क्वेश्चन ऐसा है सेंट्रियोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 9+0 का अरेंजमेंट है, कार्ट व्हील अपीयरेंस है और मेम्ब्रेनलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कितने माइक्रोट्यूब्यूल से एक सेंट्रियोल बना होता है। देखो बेटा सिंपल सा है, एक पेरिफेरल ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 3, सी बी और ए 3 होते हैं बेटा। तो 9 टोटल हमारे पास में हो गई, तो 9 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइक्रोट्यूब्यूल। कितना हो जाएगा बेटा, 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 माइक्रोट्यूब्यूल। सेंटर में तो कोई है नहीं, जीरो, तो टोटल कितना हो गया, 27 माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर बना सकते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में भी आया हुआ है और आ सकता है। नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगा, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट, एक में 3 है बेटा, 9 × 3, सेंटर में कोई भी नहीं है, टोटल कितना हो गया, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर सेंट्रियोल रिक्वायर्ड है। हमें यहाँ पे सेंट्रियोल को बनाने के लिए कितने चाहिए बेटा, 27 माइक्रोट्यूब्यूल। तो 2 सेंट्रियोल हो गए सेल में, परपेंडिकुलर हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, 54, 27 एक में है तो 2 में कितना होगा बेटा। तो एक सेल में पूछ लिया जाए कितना हो सकता है, अगर एक ही पेयर प्रेजेंट हो तो 27 × 2 कर दो, 54, 2 पेयर होंगे तो 54 का डबल कर सकते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे क्या हो सकता है, आपको टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल पूछ लिया जाए, मान लो 2 पेयर हैं, 2 पेयर कह दिया जाए, तो आपको 2 पेयर का बताना हो तो एक में 27 है और पेयर के अंदर 2 होंगे तो 54 और × 2 कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 54 × 2 कर देंगे तो 108 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर सेंट्रियोल हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको समझा रखा है बेटा इसके फंक्शंस। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल बहुत ही आसान है। देखो इसका पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम देखेंगे कि सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बना देता है और जो कि क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं और क्रोमोसोम को होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उनको कहीं भागने नहीं देते। तो इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम को होल्ड करने के स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं वो कौन बनाता है बेटा, सेंट्रियोल की हेल्प से ही बनते हैं, सेंट्रियोल से ही बनते चले जाते हैं और वो क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं। यही सेंट्रियोल डिसाइड करता है बेटा, डिसाइड प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, सेल सेंटर कहाँ से सेल एग्जैक्टली जो है डिवाइड करके साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो ये डिवाइड द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। तो ये प्लेन ऑफ सेल डिवीजन को डिसाइड करने में भी रोल प्ले करता है कि कहाँ से जो है सेल को अब जो है डिवाइड करके साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के कंटेंट को 2 में डिवाइड कर देना चाहिए डॉटर सेल्स के पास। तो डिसाइड द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन ये भी सेंट्रियोल की वजह से ही डिसाइड होता है बेटा, क्योंकि सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर बनाए थे वो क्रोमोसोम को लेके जाएंगे और वो लेकर अपोजिट पोल पे जाएंगे, फिर जाकर के सेल सेंटर बनने का काम शुरू होगा। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला पॉइंट भी दूसरा भी सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। फॉर्मेशन ऑफ बेसिल बॉडी ऑफ सिलिया बेटा, सिलिया फ्लैजेला का हम नेक्स्ट जो है वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। तो उसमें हम देखेंगे बेसिल बॉडी भी उसका एक स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। तो ये किसकी जैसी होती है, किससे बनी होती है, सेंट्रियोल ही इसको बनाने का काम करता है। तो बेसिल बॉडी ऑफ सिलियन फ्लैजेला भी कौन बनाता है बेटा, बेसिल बॉडी ऑफ सिलियन फ्लैजेला, सेंट्रियोल। तो इसका अरेंजमेंट भी बेसिल बॉडी ऑफ सिलियन फ्लैजेला का अरेंजमेंट कैसा होगा, जैसे सेंट्रियोल का होता है 9+0 का अरेंजमेंट। तो यही सब हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल में देखा कि बेटा पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, दूसरा डिसाइड प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, तीसरा क्या फॉर्मेशन ऑफ बेसिल बॉडी ऑफ सिलिया। ये इसके मेन कॉमन फंक्शन होते हैं। यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, जितने हमने डिस्कस किए हैं। इसके फंक्शन भी आए हुए हैं, इसके स्ट्रक्चर से सारे पॉइंट आए हुए हैं। मैं रिकॉल करवा देता हूँ फिर से। स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं जिसमें सी ए के साथ जुड़ता है तो सी ए लिंकर होता है बेटा। उसके अलावा जो है यहाँ पे 9 एडेस बॉक्स होते हैं जो कि एक्स थिकनिंग कहलाती हैं। एक यहाँ पे सी ए लिंकर और एक्स को जोड़ने के लिए वाई थिकनिंग बनती है जो भी 9 होती है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, जिसका अरेंजमेंट 9+0 होता है। सेंटर वाले पार्ट को, प्रोटीन से बने पार्ट को सेंट्रल हब बोलते हैं बेटा। और इसके अलावा हर एक पेरिफेरल ट्रिपलेट के ऊपर मैस्यूल या पेरिसेंट्रल सैटेलाइट होता है जो कि अमॉर्फस होता है और जो कि नए सेंट्रियोल बनाने में रोल प्ले करता है। तो ये सब बातें अगर आपने ध्यान से समझ ली, सुन ली, तो कोई भी क्वेश्चन आपका आप एग्जाम में गलती कभी नहीं होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आए होंगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।